बच्चों, हम तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या नाम है उसका? अपवाह। और हमने क्या देखा? अपवाह चैप्टर के अंतर्गत हिमालय की नदियों और प्रायद्वीप की नदियों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियों के बारे में जाना, जैसे कि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। उसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा हमने क्या जाना कि नदियों का और झीलों का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों, आज बारी आ गई है इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने की। बच्चों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे जुड़े हुए 7 वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न उत्तर के साथ में। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बच्चों, आप अपने साथ में अपनी नोटबुक और साथ ही या तो खाली राजनीतिक मानचित्र रखिए या फिर प्राकृतिक मानचित्र, और मेरे साथ साथ उसे भरते भी चलिए, क्योंकि भूगोल में बहुत सारा वेटेज होता है मानचित्र संबंधी प्रश्नों का और आपको बहुत अच्छे नंबर भी उसमें मिलेंगे। तो बच्चों, देखते हैं मानचित्र के अंदर कि वुलर झील कहाँ पर स्थित है। मानचित्र को हम थोड़ा सा जूम पे लेते हैं। ये देखिए बच्चों, जो वुलर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और अब आपको ये बात मालूम है कि जम्मू कश्मीर राज्य अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आपका जवाब क्या होगा कि वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है? यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसका जवाब होगा घ, जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बताइए आप मुझे। हमने प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पढ़ी थी और हमने क्या देखा था कि कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली जो 2 मुख्य नदियाँ हैं उनमें किसका नाम आता है? नर्मदा और ताप्ती का। ये देखिए बच्चों, इसको भी हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो नर्मदा नदी है, ये देखिए इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि विंध्याचल, सतपुड़ा और मेकोल श्रेणी जहाँ मिलती है, यहाँ पर नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और कहाँ अपना जल गिरा देती है? अरब सागर में। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? लिखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो आपका जवाब होगा ख, यानी कि अमरकंटक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवण का मतलब क्या होता है? नमकीन। यानी कि ऐसी कौन सी झील है जो मीठे पानी की नहीं है? और आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न का जवाब मालूम है। एक बार इसको मानचित्र पर देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, सांभर झील, यहाँ पर जो मैं निशान बना रही हूँ यहीं पर है, राजस्थान में खारे पानी की झील सांभर झील। तो आपका उत्तर क्या होगा? क, सांभर। और बच्चों, आप इसे मानचित्र में भी अंकित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? जी हाँ बच्चों, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो तो है गंगा नदी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की नदियों की। ये देखिए बच्चों, हम क्या कहते हैं इसको? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र की जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी, जो कि भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी है। और उसके बाद में जो दूसरे क्रम पे स्थान आता है वो है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में और नासिक जिले में इसका उद्गम होता है। और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना जल गिरा देती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर के लगभग। तो आपका जवाब क्या होगा? गोदावरी नदी, यानी कि ख ऑप्शन। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है?
यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 1500 किलोमीटर के लगभग है। और मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्थानों पर 1465 किलोमीटर भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि भ्रंश घाटी क्या होती है। चलिए एक पिक्चर के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, ये कठोर चट्टानी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए बिल्कुल बहुत कठोर चट्टानी संरचना है। और यहाँ पर यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की, और वो भी कौन सी नदी? जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती क्या करती है? जो मान लीजिए ये नदी का क्षेत्र है, तो ये कहाँ पर बहती है? कठोर चट्टानी क्षेत्रों के बीच से होकर बहती है। ये क्या है? कठोर चट्टानी क्षेत्र है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से ये कठोर चट्टानी क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ से नदी अपना मार्ग बना रही है, और इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की ऐसी दो नदियां हैं बच्चों जो कि भ्रंश घाटी से बहती है। एक तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। और ये दोनों ही नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये देखिए बच्चों, नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये देखिए बच्चों, तो आपका जवाब इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित नदियों में से, यानी कि आपको इन नदियों में देखना है, और इसमें नर्मदा तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? तापी नदी, यानी कि घ जो है इसका विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस की, यानी कि आपको इनका जवाब एक लाइन में देना है। यानी अब तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, अब बारी आ गई है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो सवाल क्या है हमारा कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण में दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जल विभाजक का कार्य क्या होता है? जल को डिवाइड करने का कार्य होता है। देखिए बच्चों, इस पिक्चर के माध्यम से एक बार फिर से समझते हैं हम। ये देखिए बच्चों, ये है जल विभाजक, और ये क्या है? ये नदी द्रोणियां हैं, यानी कि एक नदी द्रोणी ये है और दूसरी नदी द्रोणी ये है, और बीच में क्या है? एक उच्च क्षेत्र है। ये पर्वत भी हो सकता है और ये पठार भी हो सकता है, यानी दोनों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और ये क्या कार्य करता है? इस नदी के जल का जो बहाव है वो इसी द्रोणी में रहने देगा, और जो धारा ए है इसका जो जल है वो इसी द्रोणी में ही बहेगा। यानी धारा ए का जल धारा ब में नहीं जा सकता और धारा ब का जल धारा ए में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? जल विभाजक है, यानी कि एक ऐसी दीवार, यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो एक ऐसी दीवार है जो धारा ए के जल को धारा ब के जल से मिलने नहीं देगी, यानी कि ये इनको डिवाइड करती है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, जल विभाजक क्या कर रही है? जल को विभाजित करने का कार्य कर रही है। हमने क्या देखा था? प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट एक ऐसा जल विभाजक है। सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली भी जल विभाजक ही है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अलग अलग प्रकार से अपना जल गिराती है। तो बच्चों इसका जवाब देते हैं हम। जल विभाजक, ये देखिए बच्चों, ये जल विभाजक है। ये देखिए पश्चिमी घाट, ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल और ये अरावली पर्वत श्रेणी। तो यदि भारत में आपको जल विभाजक खींचने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, और ये तो पश्चिमी घाट, ये सतपुड़ा, ये विंध्याचल और ये अरावली पर्वतमाला क्या करती है? आपको पता है ये ऊंची ऊंची श्रेणियां हैं और ये जल को विभाजित करने का कार्य करती है। यानी इस तरफ की जो नदियां हैं, जल विभाजक के पूर्व की तरफ जो नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और जल विभाजक के पश्चिम में जो नदियां हैं, जैसे कि देखिए नर्मदा नदी, वो अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तापी नदी भी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो बच्चों यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है कि एक हमें उदाहरण भी देना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अंबाला नगर है बच्चों, जो कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में क्या कार्य कर रहा है? जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा कि एक अंबाला नगर एक ऐसा नगर है जो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे। जल विभाजक वह पर्वत या उच्च भूमि होती है, ये उच्च भूमि पठार हो सकता है, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करती है। पृथक का अर्थ क्या है? अलग करना। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं? जल विभाजक करते हैं। यानी कि ये एक ऊंची पर्वत श्रेणी है और यदि मैं इसे ए नदी कहूँ और इसे बै नदी कहूँ तो इस यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी? इस दिशा में जाएगी, और जो बै क्षेत्र की नदियाँ हैं उनका प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार होगा। यानी कि इसने क्या कार्य किया है? जल को विभाजित कर दिया है। तो बच्चों लिखेंगे उदाहरण क्या होगा हमारा? अंबाला नगर। अंबाला नगर क्या है? जल विभाजक है। सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन है और भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी गंगा नदी है। याद रखेंगे आप इसे। ये देखिए बच्चों, गंगा नदी कितने सारे विशाल क्षेत्र का जल अपने अंदर समाहित करती है। द्रोणी का अर्थ क्या होता है कि जो भी उसकी सहायक नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से अपना जल लेकर आ रही है। आप सोचिए, जो चंबल नदी है वो यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर गंगा नदी द्रोणी का विस्तार है। तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी होगी? गंगा। तो आप इसका जवाब लिखेंगे बच्चों। गंगा की जो द्रोणी है वो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है? बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, आपको ये अवश्य याद हो गया होगा। अब आप मुझे बताइए, ये देखिए, ये जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी में जो मानसरोवर झील है उसके निकट एक सिंगी खंबान ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसी प्रकार गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है, अलकनंदा और भागीरथी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये गंगा नदी कहाँ बनी? ये देवप्रयाग नामक स्थान है और यहाँ पर है गंगोत्री हिमनद, और ये देखिए ये गंगोत्री हिमनद और ये है सतोपथ हिमनद। गंगोत्री हिमनद से क्या निकलती है? भागीरथी नदी, और सतोपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी, और देवप्रयाग में ये दोनों मिल जाती है। तो गंगोत्री हिमनद से गंगा का उद्गम होता है, और साथ ही जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम भागीरथी नदी से होता है, और देवप्रयाग में ये गंगा नदी बन जाती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खंबान हिमनद का नाम है, जो ग्लेशियर है उसका नाम है सिंगी खंबान, या फिर इसे हिंदी में शेर मुख भी कहते हैं, के निकट से निकलती है। और दूसरा सवाल क्या है? गंगा नदी का। गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री हिमानी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? फिर से वही बात आ गई है और ये बहुत ही रोचक सवाल बन जाता है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये है भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और यह है अलकनंदा नदी जो कि सतोपथ हिमनद से निकलती है। अब देखिए बच्चों, ये जब दोनों नदियाँ आगे बढ़ती है और कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, और किसका निर्माण हो जाता है? गंगा नदी का। तो आपका उत्तर, यदि आप इसको इस तरह से बना के लिखेंगे डायग्राम के माध्यम से, तो ये और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो लिखते हैं इसका उत्तर बच्चों। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अलकनंदा नदी आ रही है, और ये ये अलकनंदा नदी और ये भागीरथी नदी,
और ये देखिए अब यहाँ पर ये क्या बन गई है, गंगा नदी। और ये कौन सा स्थान है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा का और भागीरथी नदी का संगम होता है और ये गंगा नदी बन जाती है। लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर, गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये उत्तराखंड राज्य में जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां प्रश्न। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद है और ऐसा क्यों? बच्चों याद आई आपको ब्रह्मपुत्र नदी, और इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये देखिए बच्चों, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन कौन से देशों से बहती है, तिब्बत यानी कि चीन के आधिपत्य में है, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। ये देखिए बच्चों, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी ये 3 देशों से होकर बहती है। अब आप हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों कि तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद है, ऐसा कारण क्या है? ये जो तिब्बत का क्षेत्र है, यानी ये तिब्बत का क्षेत्र जिसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी। सवाल ये है कि इस क्षेत्र में गाद की मात्रा कम क्यों है? बच्चों जो तिब्बत का क्षेत्र है वो बहुत ही शीत और शुष्क क्षेत्र है और इस प्रवाह क्षेत्र के अंदर करीब करीब ये 1200 किलोमीटर का प्रवाह है, जो कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी यात्रा पर चलती है। इस क्षेत्र के अंदर गाद की मात्रा बहुत कम होती है, इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है और ब्रह्मपुत्र के अंदर स्वयं में जो जल की मात्रा है वो कम है और ऊपर से ये कैसा प्रदेश है, शीत और शुष्क प्रदेश है। इसीलिए बच्चों तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में गाद की मात्रा कम होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद होती है। गाद को हम सिल्ट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में जल की मात्रा कम होती है और इस वजह से यहाँ पर गाद की मात्रा कम होगी। अतः यहाँ नदी में जल की मात्रा काफ़ी कम है, जिसके फलस्वरूप अपरदन अत्यधिक कम व धीमी गति से होता है। और जब बच्चों ये भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाती है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाद का जमाव हो जाता है और प्रति वर्ष यहाँ पर मानसून काल में बाढ़ आती है और बड़ी बड़े जो द्वीप है, नदी द्वीप, उनका भी निर्माण हो जाता है। और हम जानते हैं कि असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा प्रश्न, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? गर्त का मतलब क्या है कि इस प्रकार ये नदियां चट्टानी क्षेत्रों के मध्य से होकर बहती है, यानी कि मैं इसे चट्टाने मान लूं, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है जो चट्टानी क्षेत्रों में बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, यदि कोई नदी चट्टानी क्षेत्र से बहेगी, यानी कि भ्रंश घाटी, मैंने आपको बताया था अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कि जो तापी नदी है वो भ्रंश घाटी से बहती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी भी कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी से ही बहती है। और भ्रंश घाटियाँ क्या होती है, कठोर तल वाली चट्टानों का क्षेत्र होता है और इन क्षेत्रों में जो नदियाँ होती है वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है, यानी कि अब नदियाँ और अपनी घाटी को गहरा नहीं कर पाएगी, यानी मैक्सिमम वो अपना रीच कर चुकी है। तो क्या होगा, नदी अपरदन नहीं कर पाएगी। आ रहा आपको समझ में? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है? यहाँ पर हम गर्त को क्या लिखेंगे, भ्रंश घाटी, क्योंकि घाटियाँ क्या होती है, गहरे भाग होते हैं। और तो हमारा जवाब क्या होगा, यहाँ पर ऐसी 2 प्रायद्वीपीय नदियां हैं, एक तो है नर्मदा और दूसरी है तापी नदी। ये देखिए बच्चों,
ये नर्मदा नदी, ये भी भ्रंश घाटी से बहती है, और ये तापी नदी, ये भी भ्रंश घाटी से बहती है। और बच्चों, आपको पता है कि जब नदी अपरदन नहीं करेगी तो उसके अंदर मिट्टी यानी कि गाद, सिल्ट का जमाव नहीं होगा, और जब नदियों में गाद का जमाव नहीं होगा तो समुद्र में गिरने से पहले क्या वो डेल्टा बनाएगी? नहीं, वो डेल्टा नहीं बनाएगी, बल्कि वो सीधे ही कहाँ प्रवेश कर जाएगी? समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जो कि मैदानी क्षेत्रों से बहती है, जैसे कि हम महानदी की बात करें तो महानदी क्या करती है? अपने साथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी को लेकर चलती है। तो वो क्या करती है? अपने मुहाने पर, जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है तो अपने मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जबकि चट्टानी क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदियां, ये दोनों सीधे ही समुद्र में प्रवेश कर जाएगी और डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। तो जो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो सीधे समुद्र में गिरती है, और उस आकृति को हम कहते हैं ज्वर नद मुख। क्या बोलते हैं बच्चों उसे? ज्वर नद मुख, और इंग्लिश में इसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों कि किस प्रकार से ये नदी आ रही है। ये देखिए, ये नदी आई और सीधे समुद्र के अंदर गिर गई। जबकि डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा होता है कुछ इस प्रकार का। नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जबकि ज्वर नदमुख यानी कि जो ऐश्वरी है वो सीधे ही समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कठोर चट्टानी तल से बहती है और अपरदन नहीं कर पाती है, मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है। इसलिए ये कई धाराओं में विभक्त नहीं होती, बल्कि सीधे ही समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वर नद मुख का निर्माण करती है। आपने देखा ना किस प्रकार से वो सीधे ही समुद्र में प्रवेश कर रही है और उसकी धाराओं का विभाजन नहीं हो रहा है। देखिए, डेल्टा में तो धाराओं का विभाजन हो जाता है, नदी का विभाजन हो जाता है, जबकि ज्वर नद मुख में यानी कि एस्चुरी में नदी सीधे ही समुद्र में प्रवेश कर जाती है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। बच्चों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में भी आ जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को और इनको विस्तार से समझाने का भी प्रयास कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले नदियों की हमारे जीवन में आर्थिक महत्व किस प्रकार का है। दिन की जो शुरुआत होती है वो हमारी पेयजल से होती है, यानी कि हमें जो पानी है पेयजल के रूप में दैनिक क्रियाकलापों में और साथ ही साथ औद्योगिक क्रियाकलापों में भी हमें नदियों का यानी कि जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों, जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, कृषि कार्यों को करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और तो और बच्चों, जो नदियों का जल होता है वो बाढ़ के मैदानों को के माध्यम से उस क्षेत्र की मृदा को उपजाऊ भी बनाता है। आपको पता है ना, कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और उस क्षेत्र की जो मृदा होती है वो कैसी हो जाती है? खादर प्रकृति की हो जाती है, यानी वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा जो नदियां होती है आसपास की गंदगी को भी हटा देती है और अपने अंदर समाहित करके आगे बढ़ जाती है। तो बच्चों, ये तो थे नदियों के फायदे। इसी प्रकार जो झीलें होती है उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हर व्यक्ति झील के किनारे पर जाना जरूर चाहता है। इससे उस क्षेत्र को पर्यटन के माध्यम से बहुत ज़्यादा आय होती है। इसके अलावा बच्चों, झीलों के कारण जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जलवायु सम बनी रहती है, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म तापमान हो पाता है, अधिक तापमान भी नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा झीलों से हमें
मत्स्य पालन में भी फ़ायदा होता है। और जब नदी, मैंने आपको बताया था वूलर झील का उदाहरण देते हुए कि किस प्रकार से जो वूलर झील है वहाँ से झेलम नदी उसके आगे से बहते हुए आती है और उसके माध्यम से आगे बढ़ती है। मान लीजिए यदि झेलम नदी में बाढ़ आ जाए तो उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? वूलर झील कार्य करेगी, यानी उसके जल को वो समाहित कर लेगी। ये झेलम नदी है। तो किसी भी नदी को नियंत्रित करने का कार्य झील करती है। इसी प्रकार जब गर्मियों में नदियों में जल की मात्रा कम हो जाती है तब भी झील के माध्यम से उसे जल अनवरत मिलता रहेगा। तो बच्चों नोट करिए इसका उत्तर। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले नोट करेंगे नदियों के आर्थिक महत्व को। पेयजल, घरेलू कार्यों और सिंचाई के लिए नदियाँ जल उपलब्ध करवाती है और विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ फसल मॉनसून पर निर्भर होती है। बच्चों भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि कई बार जो मॉनसून यानी जुलाई अगस्त के महीने में जो बारिश होने वाली होती है वो कई बार देरी से आता है और कई बार पहले ही आ जाता है। तो हुआ ना मॉनसून, जिस चीज़ की निश्चितता नहीं है उसे हम जुआ ही कह सकते हैं। इसीलिए हमारे जो भारतीय किसान हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? मॉनसून पर निर्भर करते हैं, यानी वर्षा ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो नदियाँ होती है वो हमें निश्चिंतता प्रदान करती है। जो नदियों का जल होगा वो किसानों को अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो यदि हमारे किसान नदियों से सिंचाई के लिए जल प्राप्त करेंगे तो उन्हें मॉनसून के ऊपर कम निर्भर रहना पड़ेगा। अगला पॉइंट बनाएंगे आप। ये अपने साथ में गाद और तलछट बहाकर लाती है जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जो खादर भूमि होती है वो कैसी होती है? बाढ़ की ही भूमि होती है और वहाँ पर नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उनसे वो क्षेत्र हर साल उपजाऊ से उपजाऊ बनते ही जाते हैं। तो आप लिखेंगे और देश के उपजाऊ कृषि भूमि को अपनी मृदा प्रदान कर देती है। अगला पॉइंट है नदियाँ अपशिष्ट को गला देती है या फिर बहाकर भी ले जाती है। जब तेज बारिश आती है तो आप देखिएगा आपके आसपास की सड़कों को, अपने आसपास के क्षेत्रों को, कि जो आसपास की गंदगी है वो उसकी धारा में प्रवाहित हो जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास फलता फूलता है। मैंने आपको बताया था सुवर्ण रेखा नदी के बारे में। सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर जमशेदपुर नगर की स्थापना हुई है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को। यदि सुवर्ण रेखा नदी नहीं होती तो टाटा का जो उपक्रम है टिस्को ये वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाता। तो हम क्या कह रहे हैं कि नदियों के साथ साथ औद्योगिक विकास फलता फूलता है क्योंकि औद्योगिक इकाइयों को जल की आवश्यकता होती है और जल विद्युत के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है उन्हें विद्युत की आपूर्ति अनवरत रूप से चाहिए क्योंकि अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल की आवश्यकता होती है और जैसे शीतलक में और जल विद्युत उत्पादन में। अगला पॉइंट लिखेंगे नदियाँ परिवहन के साधन और अंतर्देशीय जल मार्ग भी उपलब्ध करवाती है, यानी नदियों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे तटीय नगरों के साथ में मनोरंजन, पर्यटन प्रोत्साहन और मत्स्य व्यवसाय भी विकसित होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर हैं, उनके लिए नदियाँ क्या होती है? वरदान होती है। बच्चों अब हम बात करेंगे झीलों के आर्थिक महत्व की। जो झीलें होती हैं मैंने आपको बताया था कि वो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, यानी गर्मी की ऋतु में जब नदियों में पानी कम हो जाएगा तो वो अपना जल कहाँ से ले लेगी? झीलों से ले लेगी। उसी प्रकार अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है। उसी प्रकार जो कृत्रिम झीलें होती है जैसे कि गुरु गोविंद सागर झील, वो क्या कार्य कर रही है? जल विद्युत उत्पन्न करने में भी हमारी मदद करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे
ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। ये तो आपने विज्ञान का नियम ज़रूर पढ़ा होगा कि जो जलीय क्षेत्र होते हैं वो देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तो जो झील होती है, जो झील के आसपास का क्षेत्र है, वो क्या होता है? सम जलवायु वाला होता है। कैसी जलवायु होती है? सम, यानी कि ना तो तापमान ज़्यादा और ना तापमान कम। जलीय पारितंत्र को भी संतुलित बनाए रखती है, यानी जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके जीवन की भी ये सुरक्षा करती है। इसी प्रकार बच्चों, जो झील होती है वो प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ के ज़्यादातर लोगों की आय किससे होती है? पर्यटन से ही होती है। यानी वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको वो जो सर्विस प्रदान करते हैं, उनसे उन लोगों की बहुत ज़्यादा इनकम होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, झीलों से भू जल स्तर ऊंचा उठा रहता है। बच्चों, जिस क्षेत्र में झील होती है वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? जैसे ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से। तो हमें भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी आसानी से, यानी जल्दी ही मिल जाएगा यदि हम खुदाई करेंगे किसी क्षेत्र की। ये देखिए बच्चों, एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, यदि इसे मैं धरातल मानूं, ये धरातल है और ये यहाँ पर झील है, तो इस झील की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी जो भूमिगत जल है, वो हमें बहुत नज़दीक ही मिल जाएगा। जबकि जिन क्षेत्रों में झील नहीं होती है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही हमें नीचे मिलेगा। तो बच्चों, हमने ये जाना कि नदियों का और झीलों का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। बच्चों, इस वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ, अतिलघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर को जाना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्नों और मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्नों के साथ में। तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे लर्न भी कर लीजिए। बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।